गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। आज भाई इससे पहले जो क्लास है वो ठीक 7:59 8 बजे खत्म हुई, तो इसलिए सेव नहीं कर पाया हम लोग पीडीएफ। इससे कर लेता हूँ। अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे सभी यूट्यूब पर जस्ट कराए मैंने अभी है सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। नॉर्मली डेली क्लास वहाँ पर जो है वो 2-3 मिनट पहले खत्म हो जाती थी। 3 मिनट चाहिए मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होने के लिए पीडीएफ क्वेश्चन सेव करने और आपकी क्लास की जो नई की आती है इससे क्लास स्टार्ट होती है वो लग जाए। आज वो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए आपको 2 मिनट खराब हो गया होगा। श्रीनाथ यादव जी कह रहे हैं प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, चलो आपका ही पहला कमेंट हमने देख लिया। अगर मैं पूरा पढ़ लेता ना पहले ही, मेरा कमेंट नहीं देखते तो पढ़ता ही ना, तो फ्लो में गुड मॉर्निंग प्रणाम के चक्कर में पढ़ा गया। ये मत लिखा करो क्लास में मेरा कमेंट नहीं देखते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। आराध्य शुक्ला कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, केशव वर्मा जी कह रहे हैं प्रणाम सर। एसएन तिवारी कह रहे हैं राधे राधे। सदाशिव राठौड़ कह रहे हैं जय श्री राम। अर्जुन यादव कह रहे हैं सर के चरणों में प्रणाम। अविनाश दीवान कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। एक बच्चे कह रहे हैं नमस्ते गुरुजी, सर मेरी बुक्स आ जाएगी। अच्छा हाँ, बुक भाई आने लगी है बच्चों के पास में और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बहुत हैं। मार्केट में फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए नहीं होगी ऐसी बुक। ये सब क्या करते हैं ना, पहले से ही जो मटेरियल पड़ा होता है पब्लिकेशन के पास अपना फोटो आगे छाप देते हैं उससे। मेहनत कोई करता नहीं, सबको सोचते पैसे चाहिए होते हैं। सुभाष टिंकू वीके भी अविनाश गुड मॉर्निंग। तेरा बिहार में इलेक्शन है, छुट्टी होना चाहिए बेटा, पूरा देश बिहार थोड़ी ना है, पूरे देश इलेक्शन थोड़ी ना है। आप लोग इलेक्शन है तो आप एक काम करो, जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाए 9 बजे जाके आपको वोट देना है और जरूर देना है। युवा नहीं देंगे तो फिर किसको करेंगे ना, और एक ही जगह देना है। राहुल गांधी ने बता दिया 4 जगह देगा ना, तो क्या करते हैं लोग तो खुद भी तो वोट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी कटे हैं बहुत सारे लोग के, तो हमें वोट है प्रधान के चुनाव देने जाएंगे तो गाँव वाला वोट ले लेंगे। शहर में आ गए, शहर में बनवा लिया, फिर दूसरे शहर में चले गए, वहाँ भी बनवा लिया। तो ये तो अपना जो भी आपको लीगल है उसे आपको देना है। आपको आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, अच्छा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन यार मैंने भी पासवर्ड डाला था कल, मेरे पास पब्लिकेशन वाले का आया था फोन, कह रहा सर आपकी बुक तो बढ़िया करी है, बढ़िया रैंक पे चली गई थी 2-3 दिन में। मैंने कहा तो हमने प्रचार करना नहीं किया, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, उसके लिए मैं काम करता हूँ। कल और हम पीडीएफ निकाल लेते हैं, कमेंट बाजी करेंगे बंद। कल की क्लास में हमने अच्छा ये सब हो गया था, ठीक है। कल की क्लास में मैंने जाते समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, इट्स कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, है ना। और ये हमने आपको बताया था कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो अगर बेटा जाएगी रेडियल से डेंसर मीडियम में, वेल माध्यम से सघन में, तो नॉर्मल के नजदीक आएगी। नजदीक आने वाला बेटा आर की वैल्यू जो आई से कम होगी, ठीक है। और जब लाइट जाएगी सघन माध्यम से वेल माध्यम में तो आर की वैल्यू जो आई से ज्यादा होगी। एक बात सब बच्चों ध्यान रखना, यानी कि पेपर में सघन से वेल माध्यम देखते ही या वेल से सघन माध्यम देखते ही भावुक हो जाओ, भावुक कम होना है, फील ज्यादा देना क्वेश्चन की। देखो ध्यान समझना एक बात यहाँ पर, अगर बेटा लाइट जो है सघन माध्यम से वेल माध्यम में जाएगी, लाइट नॉर्मल से पता कब दूर हटेगी, वो केवल तभी दूर हटेगी अगर वो लाइट जो है तिरछी जा रही हो, यानी कि नॉर्मल अभिलंब से किसी एंगल पर जा रही हो। लाइट विरल से सघन माध्यम में आते समय रेडियल से डेंसर माध्यम नॉर्मल से नजदीक तभी आएगी अगर वो तिरछी जा रही है नॉर्मल से अभिलंब से किसी एंगल पर ओब्लिक्यूली। अगर कभी ऐसा हो, पेपर में आपसे बोल दे कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ध्यान समझना, लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कोई भी एक मीडियम दूसरे में सघन से वेल ले लो, वेल से सघन ले लो, लेकिन लाइट जो है ना वो तिरछी नहीं जा रही, वो नॉर्मल अभिलंब से कोई एंगल नहीं बना रही। वो पेपर में क्या लिख दे कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो एक से दूसरे मीडियम में जा रही है नॉर्मल के अलोंग, अभिलंब के अनुदिश, यानी कि नॉर्मल के साथ साथ, यानी कि नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना रही, नॉर्मल के अलोंग जा रही है। लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी ना तो याद रखना सीधी निकल जाएगी। तो अगर पेपर में क्यों ये बोले कि लाइट जा रही है वेल माध्यम से सघन में या सघन से वेल में, और ये ना बताए कि वो नॉर्मल के साथ साथ जा रही है कि तिरछी जा रही है, तो उसने अगर क्लियर नहीं किया तो फिर तुमसे जनरल केस मान के चलेंगे तिरछी ही जा रही होगी, तो उसे मानेंगे तिरछी ही जा रही होगी। लेकिन वो क्लियरली मेरे से लिख दे कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और अभिलंब के अनुदिश जा रही है, तो क्या होगा, तो फिर लाइट सीधी निकल जाएगी। तो लाइट अभिलंब से दूर या अभिलंब के नजदीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल केवल तभी करती है अगर वो तिरछी जाए, ओब्लिक्यूली जाए, नॉर्मल से किसी एंगल पर जाए। अगर वो अलोंग द नॉर्मल जाएगी तो सीधी सीधी निकल जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? जैसे कि इसे क्वेश्चन आया पेपर में और लाइन से बच्चा गलत कर गया, लाइन से बता रहा हूं मैं, यानी कि एक आदमी ने गलत कर दिया, 7-8 ने सही कर दिया, फिर एक आदमी ने गलत कर दिया, नहीं, रंगारंग कार्यक्रम जो है वो सबने चलाया। तो ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को, खुल जा समझें। इंपोर्टिंग फाइल, इंपोर्टेड माल है, टाइम लगा देख रहे हो, इंपोर्ट करवाया तुम्हारे लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे और गलत नहीं करना, गलत की कोई माफी नहीं है, बताने के बावजूद अगर गलत करोगे तो फिर ठीक नहीं है बात। ये अबे है ये AWAY। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बुक का नाम है फिजिक्स फाइनल डेस्टिनेशन। लगा तुम लोग क्लास में आते नहीं हो भाई। राधिका बिंड एक बार हम बता चुके हैं ऑलरेडी, मैंने पूरा सब डाला भी इंस्टाग्राम पर, सॉरी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। सर हर क्लास का पेन नहीं अपलोड हुआ, कल वाला आज मिलेगा, एक दिन लेट मिलता है। देखो इसने कहा कि सघन माध्यम से वेल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेडियल मीडियम अलोंग ए नॉर्मल, तो यहां तक पूरा पढ़ना है। लाइट डेंसर जा रही है रेडियल मीडियम में अलोंग ए नॉर्मल, अभिलंब के अनुदिश, सघन माध्यम से वेल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश प्रकाश यात्रा कर रहा है। अगर बेटा मैंने आपको बताया लाइट जो है तो नॉर्मल के अलोंग जाएगी, लाइट जा रही है सघन माध्यम से वेल में, डेंसर से रेडियल में, और जा रही है नॉर्मल के अलोंग इस अभिलंब के अनुदिश, तो सीधी सीधी निकल जाएगी, सीधी इज नॉट रिफ्लेक्टेड डी। लेकिन पेपर में बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन लाके आए, उन्होंने केवल पढ़ा कि लाइट जा रही है सघन से वेल माध्यम में, डेंसर से रेडियल। तो बेटा लाइट सघन माध्यम से वेल माध्यम में जाते समय नॉर्मल से दूर तब जाती है अगर वो तिरछी जा रही हो, तिरछी तो तिरछी जाएगी तब होगा ऐसा। अब अगर बच्चे करते क्यों इतना पढ़ते हैं सघन से वेल, बस लिख देंगे दूर जाएगी, अरे सघन से वेल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश साफ साफ लिखा कि नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो सीधी निकलेगी, आंसर हमारा डी ऑप्शन बनेगा। हाँ अगर वो हमें ना बताता, अगर वो केवल लिखता कि लाइट जा रही है नॉर्मल, लाइट जा रही है डेंसर से रेडियल, केवल यहां तक का क्वेश्चन होता, तो फिर मैं ये मान के चलता जनरल केस कि लाइट जो है वो किसी एंगल पे जा रही होगी, तिरछी जा रही होगी, फिर मैं आपका आंसर बी मान लेता, सही है। तो उसने तुम्हें क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो भाई अब बताने के बाद बच्चा गलत कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीजें बताने के तुरंत बाद में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप यहां गलत कर रहे हैं। पेपर में कोई चमत्कार नहीं होगा, पेपर में भी यही हालत रहेंगे। तो जब कुछ चीज बताई जाए उसे समझो, साथ साथ लिखा करो, पीएनजी के चक्कर में पढ़ा करो, जो बताया जाए कॉपी में साथ साथ जो बच्चा लिखेगा वही कुछ क्या पाएगा पेपर में, ठीक है। इस अगली वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा कह रहा ऑप्शन सी कब होगा, बताओ मैं क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण वाला कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, तब होगा वो, ये करो।
क्या है कि लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, तो लाइट जा रही है ग्लास से एयर में। अब अगर आप ध्यान से देखें इस केस में उसने बताया कि लाइट जो है वो अभिलंब के अनुदिश जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जा रही है कि तिरछी जा रही है, बस केवल कहा कि लाइट जा रही है ग्लास से एयर में। अगर आपको क्लियर ना करे, जैसे यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया पिछले क्वेश्चन में कि लाइट अभिलंब के अनुदिश जा रही है अलोंग द नॉर्मल, तो हम ये लेंगे। अगर उसने क्लियर नहीं किया तो फिर हम जनरल केस मान के चलेंगे कि लाइट तिरछी ही जा रही होगी, स्पेशल केस लेंगे। तो तिरछी जा रही होगी, ग्लास से एयर में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो आई से ज्यादा होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। ठीक है, अब इसका आंसर कौन बच्चे सी बता रहे हैं, क्या करेंगे, कौन है सी वाला? ये अरविंद कुमार और ये आकाश विश्वास। यहाँ पर भी समय है, इनके अगर साथ में सुन रहे हैं, इनका वही मुर्गा बनाओ और कमर में 3-4 लगाओ इनके। 10वीं क्लास से तुम्हें पढ़ते पढ़ते 5 साल हो गए की बात, यही पढ़े हो 10वीं क्लास से तुम कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से विरल में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो दूर हटेगी तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से अधिक होगा। 5 बात मैं बता चुका हूं कल से, तुम्हारा हालत देख क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा। ये करो, रुतेजा पटेल, आयुषी बजरंगी, श्रीनाथ यादव, काजल तिवारी, अजय कुमार, अविरल तिवारी करते रहिए, आशीष मंडल, रिंटू, मृदुपाल सरकार, शिवम सिंह, सुमित पंडित, मैत्री, रविंद्र राउत करेंगे। तो पीछे आपने गलत लिखवाया, पीछे गलत लिखा दिया हमने, लाइट दूर हटे तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। कहाँ गलत लिखा दिया भाई, क्या गलत लिखा दिया हमने? चेक कर लेते हैं जल्दीबाजी में। ओ तो लाइट नजदीक आएगी तो आर की वैल्यू आई से कम होगी। सघन बेटा सघन तो अपना काम कर, कह रहा है कि हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण पानी में जाती है, बेटा हवा से लाइट जा रही है पानी में, एयर से वाटर में, ये नॉर्मल है। तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो लाइट जा रही है एयर से वाटर में, कैसे जा रही है नहीं बताया, अगर नहीं बताएगा तो ये मान के चलेंगे तिरछी जा रही होगी। तो एयर से वाटर में लाइट जा रही है, एयर से डेंसर विरल माध्यम से सघन में, तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आएगी। तो जब नजदीक आएगी तो आर की जो वैल्यू है वो आई से कम होगी, स्मॉलर देन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इसका आंसर भी सबका सही है। बजरंगी गलत है, चौथे का ए बता रहा है बजरंगी। 90 डिग्री कहां से आया भाई? 1 मिनट रुको, पहले बजरंगी से बात करने दो क्लास में हैं। अरे बजरंगी तू भी बाकी हरकतें करने लगे, मनीषा भी बता रही है, ये भी तेरी बहन है, ये पूरी क्लास की बता रही है, ये बता रहे हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं 90 डिग्री दिखाई ना, तुमने माना कि ऑप्शन ये है, तो ऐसे गलती हो सकती है में ये बात क्या तो लंबी लाइन लिखी हुई है, ये छोटा लिखा 90 डिग्री, तो बच्चों को एक बार पेपर में प्रेशर भी होता है, तो सकता है कि ये पता चले कि उससे लगे कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ए ऑप्शन ये बार ऐसे गलत हो जाता है। हाँ तो मनीषा कह रही है हाथ से दिखा नहीं, बड़े बहाना मिल गया, मास्टर ने खुद ही बता दिया बहाना, इससे बड़े और क्या चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम, देखो बड़े रिफ्लेक्शन जो है अपवर्तन, इसका पहला जो नियम है ना वो तो परावर्तन रिफ्लेक्शन के जैसे ही है। तो रिफ्लेक्शन में परावर्तन मैंने क्या बताया था कि जो इंसिडेंट है आपतित किरण, ये नॉर्मल है अभिलंब, और वहां पर रिफ्लेक्टेड रहती है परावर्तित किरण। तो मैंने कहा था तीनों एक ही प्लेन में एक ही तल में होती हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये इंसिडेंट है आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब, और ये दूसरे मीडियम में जाने वाली अपवर्तित रिफ्लेक्टेड है, ये भी एक ही प्लेन में एक ही तल में होती है। एक ही प्लेन का मतलब मैंने आपको समझाया था उस दिन कि एक ही प्लेन का एक ही तल का मतलब ये है, इंसिडेंट है बोर्ड से चिपक के जा रही है तो रिफ्लेक्टेड है अपवर्तित किरण में बोर्ड से चिपक के जाएगी। ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट है तो ये और रिफ्लेक्टेड है बाहर आ जाए। तो लिखेंगे पहला नियम, इंसिडेंट है कॉमन नॉर्मल एंड refracted ray all lie in a same plane, all lie in a same plane। लिखेंगे आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकंड लो क्या भाई, दूसरा नियम देखो, अगर आपको रिफ्लेक्शन परावर्तन का पहला नियम याद है, वो पहला नियम क्या था कि तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा हमारा आई इज इक्वल टू आर। अच्छा आई इज इक्वल टू आर तो होता नहीं है, तो लाइट नजदीक आएगी तो आर की वैल्यू छोटी होगी, जब दूर जाएगी तो आर की बड़ी होगी। अब यहाँ पे आई आर के बीच में क्या संबंध है उसे बताया स्नेल ने, स्नेल से लो, स्नेल का नियम। स्नेल नियम बेटा कहता है कि जो आई और आर है ना, जो आई और आर है इनके साथ में आप साइन लगाओ, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है इनका साइन लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है उसके लिए हमेशा होगी कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट होता क्या है, जो भी निकल जाएगा मान लो कांस्टेंट निकल जाएगी 3, भाई कुछ साइन आई अपॉन साइन आर का निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2 3 4 5 कुछ भी आएगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है 3 है तो 3 है 5 है तो 5 ही है। वो एक्चुअल में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होता है, आप कहेंगे सर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा दूसरे का अलग होगा। तो स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है बेटा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है पहले के सापेक्ष। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन होता है n के बराबर। यहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे बेटा n का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी जो स्नेल का नियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है दूसरे मीडियम का इसके सापेक्ष पहले माध्यम के। अब इसका मतलब बताऊंगा मैं, लिख लो फिलहाल रट्टा मार लो अभी कुछ 2-4 मिनट। इस स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो रेशियो कांस्टेंट वैल्यू देगा। वो जो कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1.5 है, वो 1.5 क्या है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का। तो मान लो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो 3 आया तो 3 क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। तो n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कल बता चुके हैं, कल परसों क्लास में डिटेल में दोबारा नहीं बताया जाएगा, है ना। तो क्लास में उठा के बताया करो, पढ़ के आया करो। तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष। अब याद करो, जब मैंने कल आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कल ये सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बताया था। ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको लिखेंगे नीचे। यानी आप साइन आई अपॉन साइन आर को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। भाई n2 आपको पता है ना, भाई हमने क्या निकालना, मैंने आपको बताया था कि अगर ये आ जाए कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के सापेक्ष, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा तो पानी का पूछ रहा पानी धुला है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष पूछा उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे n क्या है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, अगर पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है और दूसरे वाले का एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, तो यानी कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो होता है n2 अपॉन n1 के बराबर। यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है और ऊपर वाले का नीचे आता है। याद रखना, पेपर में आपसे पूछेगा स्नेल का नियम, ऐसे भी पूछता है कि स्नेल का नियम क्या लिखा मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, ये भी लिखा मिलेगा। ऐसे भी लिखा मिलता है कि स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है n के बराबर। यहाँ पे n क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। इसी बात को मैं लिख सकता हूँ, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तो उसका अपवर्तनांक ऊपर, पहले के सापेक्ष यानी पहले का नीचे। यही आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो स्नेल का नियम आपको पेपर में अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम क्या है, तो ज्यादातर लिखा मिलता है n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ये लिखा मिलता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ पे n2 का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 का मतलब है पहले मीडियम का, पहला मीडियम जहां साइड चलेगी दूसरा जहां पर पहुंचेगी। तो ये फॉर्म लिखी मिलेगी ये वाली। लेकिन कई बार ये लिखी मिलती है कि sin i अपॉन sin r का रेशियो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, वो कांस्टेंट वैल्यू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। याद रखो, उतार लो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया हमने, डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा कि स्नेल का नियम ऐसे लिखा मिल सकता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले के सापेक्ष। यही बात थोड़ा डिटेल में लिख देगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष ऐसे लिखा मिल जाएगा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता है। ये सब स्नेल के नियम की फॉर्म है, वो ऐसे भी लिख सकता है कि sin i अपॉन sin r का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये चारों तरीके लिख सकते हैं। तो sin i अपॉन sin r का रेशियो है वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो देता है दूसरे मीडियम का, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले के सापेक्ष, इसलिए मैंने क्या लिखा उसे n2 अपॉन n1 लिखा, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसी चीज को एक तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड स्नेल लॉ। स्नेल का नियम बताइए, ऑप्शन के हिसाब से करना है। ऑप्शन है sin i अपॉन sin r इक्वल टू n1 अपॉन n2। ऑप्शन है एक आपको लिख के दिया उसने पेपर में, sin i अपॉन sin r इक्वल टू v1 अपॉन v2, sin i अपॉन sin r इक्वल टू v2 अपॉन v1। एक लिख दिया उसने sin i अपॉन sin r इक्वल टू n1 इंटू n2। पता ना इनमें से स्नेल का नियम कौन सा है, a b c d। और यहाँ पे n1 का मतलब है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v1 है पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, v2 है दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। करो ये, मुकुल कुमार ने बहुत सुंदर आंसर दिया हमें। सुमित पंडित का गलत हो गया है, श्रुति का ठीक है, राकेश सिंह का गलत है, रिया चौहान का गलत है, श्रीनाथ यादव का गलत, काजल तिवारी का गलत, अजय कुमार का गलत। और एक बच्चा एक बार आंसर देगा, सुमित पंडित, रिया चौहान गलत आंसर दे रहे हैं। अब बार रिपीट मत करो। अनुराधा कुमारी का गलत है, विकास का गलत है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया, आप लोग जो ए पट्टी लगा रहे हैं कितने मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हो आप लोग। अभी मैंने बोला कि स्नेल का नियम होता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 आएगा ऊपर, n1 आएगा नीचे, तो यानी ए पर आप टिक लगा नहीं सकते, ना आप डी पर टिक लगा सकते हो, यानी कि आंसर होगा इन दोनों में से कोई सा एक। अब हमने जो आपको स्नेल का नियम पढ़ाया वो तो क्लियरली बताया कि sin i अपॉन sin r का जो रेशियो होता है n2 अपॉन n1। लेकिन आपको ये तो गलती हो गई ना कि स्नेल का नियम स्पीड की फॉर्म में पूछ रहा है। याद करो, कल मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू c by v बताया था ना, जहां से मैंने आपको बताया था कि किसी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से c को भाग कर दो, बताया था। तो यानी कि अभी बेटा c जो है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, तो फिक्स है 3 × 10 की पावर 8। ये n और v लिखे ऊपर नीचे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम आती है, उल्टा है। यानी n2 अपॉन n1 लिखा है तो n और v तो ऊपर नीचे लिख रहा है, n2 ऊपर यानी कि v2 आएगा नीचे, n1 नीचे तो v1 आएगा ऊपर। यानी जो स्नेल का नियम जब आप लिखेंगे स्पीड की फॉर्म में तो v1 अपॉन v2 है। b करेक्ट आंसर है इसका। भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया ये। देखो याद रखना, स्नेल का नियम अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में पूछ रहा है तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले का। लेकिन अगर स्पीड की फॉर्म में पूछेगा तो v1 अपॉन v2। हमारी बात समझ में? अच्छा, जो जगह बजरंगी का आंसर था उसका नाम नहीं लिया, श्रीनाथ यादव। बेटा तो ऊपर में ध्यान दे, है ना, बजरंगी क्या कर रहा है उसको ध्यान कम दे। बजरंगी को पहले सब कुछ पता है ना, तो एक अपने पर ध्यान दे, कितना ठीक हो रहा है। बजरंगी क्या कर रहा है, बजरंगी से फूंक मारेगा ना उड़ जाएगा भी। बजरंगी क्या कर रहा है, देखो। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, किसी भी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि लाइट ऐसे भी बिहेव करती है जैसे लाइट एक वेव तरंग हो। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट के दो नेचर हैं। लाइट वेव तरंग की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल कणों की तरह भी। जब लाइट चलती है तो आप ये भी मान सकते हैं कि पार्टिकल भाग रहे हैं, और जब लाइट चलती है तो आप ये मान सकते हैं वेव चल रही है। तो वेव की किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू f लैम्डा। अगर आपकी क्लास में वेव वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे फॉर्मूला आएगा कि किसी तरंग की जो स्पीड है होती है v इक्वल टू f लैम्डा। अब यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और लैम्डा होता है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य के लिए। अब मैंने कल आपको जाते हुए लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो जो फ्रीक्वेंसी पहले मीडियम में होगी वही दूसरे में होगी। अब फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं, यानी कि ये v और लैम्डा आपस में समानुपाती प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पे लिखा मैंने v1 अपॉन v2, इसी को मैं लिख सकता हूं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यानी कि स्नेल का नियम आप लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा 1 का मतलब पहले मीडियम में वेवलेंथ और लैम्डा 2 है दूसरे मीडियम में वेवलेंथ। तो स्नेल का नियम है sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1, या स्पीड की फॉर्म में v1 अपॉन v2 या वेवलेंथ की फॉर्म में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब आपको इसका फायदा क्या है स्नेल का नियम, इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने का फायदा क्या है, तो कितना बड़ा लिखा दिया आपने। 10th क्लास में तो मास्टर जी ने केवल हाथ की काम चला दिया था कि sin i अपॉन sin r का रेशियो होता है n2 अपॉन n1। इसी को मैंने कहा कि स्पीड की फॉर्म में लिख लो v1 अपॉन v2, इसी को लिख लो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसका फायदा पता क्या है, अगर मान लो पेपर में कभी ऐसा कर दे वो आपको बोल दे कि i की वैल्यू भी दे दे और r भी दे दे कि लाइट गई 45 डिग्री पे, फिर एंगल हो गया 30 का, i r दोनों दे दिया और कहते पहले मीडियम में लाइट की स्पीड इतनी है दूसरे में बताओ, तो आप sin i अपॉन sin r को v1 अपॉन v2 के बराबर रख लेना। या कभी ऐसा कर दे वो
ये आई आर की वैल्यू दे दी, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, दूसरे का पूछ लिया कि लाइट की वेवलेंथ एक मीडियम में दे दी, दूसरे में पूछ ले। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा बातें। तो इस तरह का नियम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी पहले इसकी पूरी फॉर्म लिख लो, याद रखना कि n2 अपॉन n1 2 1 आएगा केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले केस में। अदरवाइज स्पीड और इसमें v1 अपॉन v2 लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 कैसे निकाला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, तो n और v ऊपर नीचे लिखे हैं, n2 ऊपर है तो v2 नीचे आएगा, n1 नीचे तो v1 ऊपर आएगा। फिर मैंने बताया कि v होता है f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, तो v और लैम्डा समानुपाती, इधर v1 होगा तो लैम्डा आएगा, इधर v2 होगा तो लैम्डा 2 आएगा। चल लो ये हमारा सही है सर, नंदिनी कह रही है वन का भी। आप बहुत चाहते हैं बजरंगी को अरविंद कुमार कहते हैं। बजरंगी को चाहते हैं कि बेचारा बहुत बजरंगी ऐसा है, किसी बच्चे का नाम लेना चाहे तो बजरंगी निकल जाता है। ये कुछ ऐसा है कि खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए, नाम लो किसी का लब पर तेरा ही नाम आए। हैं हम माध्यम बदलने पर वेवलेंथ बदलेगी, स्पीड भी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। सर 8 पे कमीशन में कितना सैलरी बढ़ सकता है? पहले नौकरी ले ले उसका बताएंगे। ये वाली बात हो गई। चल जो है लौंडे का नाम जो है, लड़के का नाम रवि रखूं कि है ना, या अमित रखूं? अच्छा लड़का कहाँ है सर? अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ है ना, ब्याह हुआ नहीं है, वो कह रहा है लड़के का नाम क्या रखना है। तो जब ब्याह हो जाएगा तब बताएंगे क्या नाम रखना है, रवि रखना है कि अमित रखना है। ये जो आजकल चल रहे हैं वो रखेंगे। तो ठीक है जी, पहले पे कमीशन सैलरी कितनी लगेगी वो बात पूछते चलिए, नौकरी लगी है। हाँ, आप मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन के लिए सही है। मोटिवेशन के लिए है कि देखो ये मान के चलो कि मैक्सिमम 15 से 20% का इंक्रीमेंट हो सकता है। ज़्यादा वादे का तो संभावना कम सी है कि पिछले कुछ सालों में इतना महंगाई तो बढ़ी नहीं है। डीए जो है वो 60% तक ही पहुंच पाया है। इसका फॉर्मूला होता है डीए बढ़ने का ना। इससे पहले वाले में 10 साल में 125% डीए बढ़ गया था महंगाई भत्ता। डीए जब इतना नहीं बढ़ा है, आप खुद ही देख लो, 5-7 साल पहले कोई मकान बना रहा था अपना और आज ही बनाए, लगभग वही खर्च आएगा। केवल सब्जी वब्जियों के रेट वेरी कर रहे हैं, वरना वो ज़्यादा नहीं है, 1-2% डीए बढ़ रहा है। तो खैर तो ज़्यादा संभावना नहीं है, पर जो भी बढ़ जाए तो बड़ी पॉजिटिव ही है। 20% तो मान लो, इनके चक्कर में बताया न्यूज चैनल के 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन जो नीचे वाला लेवल है, लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इनमें देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है वो इधर, जितना लेवल बढ़ते रहेंगे उन्हें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस वाले पे लेवल में, ये कंफर्म है। देखो ये बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो पीडीएफ से क्वेश्चन पूछते हैं पहले। क्वेश्चन जो है अब ये वाला करना ध्यान से, कल की क्लास और आज की क्लास को मिला के है ये। एक बच्चे अगर आप तो शायरी भी अच्छी बोल लेते हैं, शायरी के नाम पे बस मुझे यही आती थी, पूरा सिचुएशन ऐसी बनी कि हमने चिपका दी वो है, तो कल लग गया। ये बच्चे अगर महंगाई बहुत बड़ी है, ये बातें लोग इतनी करते हैं ना रोज, इसलिए हमें ऐसा लगता है। देखो इसमें लिखा है यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की गति, प्रकाश कैसे लिखा है, प्रकाश की गति 2.5 × 10⁸ और 2 × 10⁸ हो, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के संबंध में अपवर्तनांक, द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 and 2 इतना रेस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो उसमें देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का पूछा है ना। माध्यम 1 का माध्यम 2 के संबंध में अपवर्तनांक, माध्यम 1 का पूछा है कि दूल्हा कौन है, मीडियम 1, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, जिसका रेस्पेक्ट में पूछा उसको लिखेंगे नीचे। v1/n1/n2 पूछा है, और पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी दी है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड दी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। n1/n2 किसके बराबर आएगा, v2/v1 के, उल्टा चलता है इनमें, v2 आ जाएगा ऊपर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, v1 आएगा नीचे 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे कट जाएंगे नहीं, 2/2.5 नहीं, बी अगर आपने टिक लगाया तो ठीक है। जो बच्चे डी लिख रहे हैं सबका गलत है। बेटा पे देखो उसने पूछा क्या, पहले ना ध्यान से समझा करो। ये मिस्टर तिवारी, अजय, आशीष, आशीष तो ठीक है, तिवारी गलत है, मुस्कान मीना गलत है। बेटा उसने कहा आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। आप ये नहीं समझ पाए कि n1/n2 पूछा है, कल क्वेश्चन कराया था इसके कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताना, दूसरे के रिस्पेक्ट में n1/n2 चाहिए, तो n1/n2 क्या आएगा, वो तो v2/v1 के बराबर आएगा, उल्टा होता है इनमें। n क्या होता है, c/v, तो n और v ऊपर नीचे लिखे हैं, n1/n2 तो v2/v1 के बराबर। तो दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड है, 2 × 10⁸, पहले में 2.5 × 10⁸, एक तो कट जाएंगे, तो 2/2/2.5 बचेगा। जिन्होंने और 3 ए अगर सी कोई बता रहा है तो बिल्कुल गलत है ना। ये क्वेश्चन करना घनश्याम तिवारी जी, एक बार आंसर दिया करो पापा। मत करो, जो एक बार दे दिया वही आंसर, वो सही है कि गलत है उसमें भरोसा क्या करो, वेट करो कि टीचर क्या बता रहा है फिर।
क्या कि लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल इफेक्ट, कि लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, मीडियम बदल रही है, तो क्या चीज इफेक्ट होंगे? आपको पता है कि लाइट मीडियम बदलती है, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, लाइट मीडियम बदलेगी, वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, डी आंसर आएगा, है ना? क्या प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो मैंने रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सघन से कहां जा रही है? विरल में। तो कैसे जा रही है नहीं बताया, तो हम मान के चलेंगे तिरछी जा रही होगी, सघन माध्यम जा रही है विरल में, लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इट्स स्पीड अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या विरल से दूर हटेगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी, यानी कि आंसर आएगा ए ऑप्शन 16 का ए। ये आसान आसान क्वेश्चन है, टाइम खराब नहीं करेंगे मैम। अच्छा अभी क्वेश्चन बताओ आप। बेटा लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहले मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, ठीक है। अगर पहले मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ है अगर ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो दूसरे मीडियम में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, ये आपको बताना है। प्लीज इस चैप्टर को फिर से बता सकते हैं तो भाई दोबारा से वीडियो देख लेना सारी, आप फिर से हो जाएगा, 2 बार देखो 3 बार देखो, कितने बार मन करे। कह रहा कि एक पहले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरे का ये, तो पहले वेवलेंथ है तो दूसरे में बताओ। देखो आपको चीज पता है, अगर आपको पहले दूसरे मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वर्तमान दे दिया, इनका रेशियो तो आपको पता है n1/n2, है ना? तो यानी कि आपको पता है n1/n2 किसके बराबर होगा, λ2/λ1 के। क्या देखो अगर n2/n1 किसके बराबर है, λ1/λ2 के, तो अगर n1/n2 निकालना तो λ2/λ1 के बराबर होगा, या पैसे करो, स्नेल का नियम भी दिमाग में रखना है, तो ऐसे भी ध्यान रखो कि लाइट की वेवलेंथ एक मीडियम में पता है, दूसरे में पूछ रहा है, तो जब भी मीडियम चेंज होता है देखिए कि पहले मीडियम में ये तो दूसरे में क्या होगा, जब भी मीडियम चेंज करे तब समझ जाओ कि स्नेल का नियम लगेगा, sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2/n1। अब उसने आपको n2/n1 दे रखा है और वेवलेंथ पूछ रहा है, तो n2/n1 को आप लिख सकते हैं λ1/λ2, स्नेल के नियम से n2/n1 को λ1/λ2 लिख सकते हैं ना, तो यहां से बस इन्हें बराबर लो, n2/n1 बराबर हो जाएगा λ1/λ2। यानी कि याद रखना कि जब भी आपको मीडियम बदलता हुआ दिखे यानी कि स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा n2 कितना है, 3 है, n1 है 1.5, λ1 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 से भाग करेंगे 2, 2 से भाग करेंगे 3 किलोमीटर हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। भाई λ1 एंगस्ट्रॉम में तो अभी एंगस्ट्रॉम ही आएगा। 29 तारीख की क्लास नहीं चल रही, 11 बजे के बाद कॉल सेंटर पर बात करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। तो पहले मीडियम में वेवलेंथ कितनी है 6000, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ रहा है, तो जहां पर वेवलेंथ 6000 है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जहां पे वेवलेंथ पूछ रहा है वहां का कह रहा है कि कितना है 3 है, तो मुझे पता है कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगी स्नेल का नियम लिखो, sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2/n1, साथ में वेवलेंथ पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो n2/n1 हो जाएगा λ1/λ2 के बराबर, तो 3/1.5 और λ1 कितना है 6000, तो पूछा मैं निकाल लिया 3000 आ गया, ठीक है। तो जिनका 3000 आया उनका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। 3000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। तो आज ना थोड़ा सा कल देखेंगे ना, आज कितने रहते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें सी हो गई हैं, पता नहीं अब आप लोग इतना एब्जॉर्ब कर पाओगे कि नहीं, मुझे खुद को लग रहा है कि ज्यादा तो नहीं हो गया। पहले रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे, इसका एग्जांपल भी खा देंगे, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बताएंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आ जाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतरिक परावर्तन पे, ठीक है। मैं बात फिर से बता रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से बच्चे जो असिस्टेंट वाले सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, जिनके पेपर आने वाले हैं, वो सुबह को 7 बजे YouTube पर आकर लाइव क्लास भी लिया करो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और चौथा कल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ही, तो हर चैप्टर के मैं 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन मेरी किताब के ही हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्लास किताब में कंटेंट कैसा है ना, तो उसका सॉल्यूशन वहां पे आप देख सकते हैं, कैसे आप अप्रोच करनी थी, कैसे आप कर रहे होंगे, तो कल जरूर आना, ठीक है। बाय, थैंक यू।